के बारे में, सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2 पार्ट में आएगा बच्चों, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे आप लोग जानते होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है a प्लस आइटा b की फॉर्म में। ठीक है, आप चाहते हैं माइनस लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो a को क्या कैसा कहते हैं, इस a को रियल पार्ट कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। एंड ये जो सेकंड वाला होता है इसे कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है बच्चों, ठीक हो गया। और इसका जो सिंबल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हम सिंबल यूज़ करते हैं बच्चों, वो सिंबल होता है बच्चों कैपिटल जेड का। इस तरह से आप इस तरह का अगर जेड कहीं मिल रहा है आपको, तो ज़रूरी नहीं वो इंटीजर हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये रहा आपका। दूसरा पॉइंट है बच्चों इंटीग्रल पावर। क्या पावर? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, ये जो आई इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, इसे हम आयोटा कहते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे आया है ये ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के d स्मॉलर देन 0 के केस के बाद आया था, उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत हुआ है बच्चों। ठीक है, सो आयोटा का जो सिंबल है वो इस तरह से स्मॉल आई होता है। इसमें यह है कि जो आयोटा है उसकी खुद की वैल्यू √(-1) होती है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है बच्चों इसमें माइनस आयोटा होती है। एंड आयोटा 4 की जो वैल्यू होती है वो आपका 1 होती है। ठीक है, तो इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, विच इज़ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा पॉइंट हमारा होगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हो गया बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z में इस फॉर्म में है a प्लस आइटा b, तो कॉन्जुगेट का सिंबल होता है z बार। ठीक है, ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, a माइनस आयोटा b। करा क्या है आपने, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आपको क्या करना है सिर्फ, ठीक है, नोट करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का प्रोसीजर होता है बच्चों। ठीक है, अब इसमें नोट रखने वाली जो आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लीजिए आप। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 0। ठीक है, 0 इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, सो 0 जो नंबर होता है वो प्योरली रियल भी होता है एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी भी वो आपका होता है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आपको सीखना है बच्चों वो है एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है बच्चों, देखिए जरा, आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आपको जेड दे रखा है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो जो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा वो माइनस साइन ऑफ जेड हो जाएगा, मतलब माइनस साइन ऑफ a प्लस आयोटा b हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रहा है, सपोज ने आपको दे दिया 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे माइनस साइन ऑफ 2 + 3 आयोटा। ठीक हो गया यहाँ तक, ये कहा जाता है बच्चों एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है, 11th क्लास के सिलेबस का पार्ट भी है। तो z = में, और ये छोटे छोटे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ यूज़ हो जाता है।
सो ए प्लस आयोटा भी अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव जेड इनवर्स, ये इसका सिंबल होता है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जेड कॉन्जुगेट, अभी कॉन्जुगेट बताया था मैंने, ठीक है, बाहर का मतलब जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ जेड है, ठीक है, ये दो मॉडुलस, मॉड का जो सिंबल है, ठीक है, इसे हम मॉडुलस सिंबल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे सिंबल बोलते हैं, मॉडुलस सिंबल ये होता है बच्चों, ठीक है। अब इस मॉड को कैसे निकाला जाता है, ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है वो देख लीजिए आप, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसको जैसे कि मैंने बता दिया, इसको मॉड जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जेड इज इक्वल टू में ए प्लस आइटा भी है, अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू में जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 2 + 3 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू में रियल पार्ट कौन है मेरा, 2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 प्लस इमेजनरी पार्ट। देखिए जब मैं इमेजनरी पार्ट बोल रहा हूँ तो आपको आयोटा नहीं लिखना होता है, ठीक है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो लिखना होता है आपको। तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो √13 हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस को इन सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में से रेडियस भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इस पे प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो प्रॉपर्टीज से ही उठते हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें पहला प्रॉपर्टी आपका है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, ये क्या है, ये इसे बोला था मैंने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका फिर से कॉन्जुगेट करते हैं तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है बच्चों। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाता है, ठीक है। ये रियल पार्ट ऑफ जेड, इस जेड का रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है, मतलब ए वाला पार्ट आ जाएगा। आप चाहें तो इसे 2 टाइम्स ऑफ ए लिख लीजिए। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट को उसी के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 + 4 आइटा दे दिया आपका, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 2 - 4 आइटा। जिस दिन मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 4 क्या है, इस रियल पार्ट का 2 टाइम्स आया, ये तो आया 4, 2 × 2 था, तो ये यही कह रहा है ए क्या रहा होगा, इस जेड का रियल पार्ट रहा होगा बच्चों, ठीक है। एक तो ये हो गया। तीसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है आपके जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के ही कॉन्जुगेट को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा भी, या इसे कहा जाता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट, ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। हम इसे कह सकते हैं प्योरली इमेजनरी होता है ये, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी वो पार्ट होता है जिसमें रियल पार्ट 0 होता है, प्योरली रियल वो पार्ट होता है जिसमें, ठीक है, इमेजनरी पार्ट आपका 0 होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों वो है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उसके किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर, या आप कह सकते हैं ये a² + b² के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, अगर आप कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 या प्लस माइनस कर लीजिए आप Z2, ठीक है, इनका होल कॉन्जुगेट अगर आप कर रहे हैं तो आप इनको इंडिविजुअली डिवाइड करके कॉन्जुगेट कर सकते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के ये बराबर होंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी ये हो सकती है बच्चों कि अगर Z1 डिवाइड बाई Z2, ये आपका कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और इसका होल कॉन्जुगेट है ये, ठीक है, करते हैं तो इंडिविजुअली दोनों का कॉन्जुगेट हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 कॉन्जुगेट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रॉपर्टी वो पूछ लेता है। तो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों 7th प्रॉपर्टी, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, सॉरी Z1 Z2 दो
कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका होल कॉन्जुगेट करना है, तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट आप कर सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट इनटू में Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस में हो रहा है, देखो प्लस माइनस में यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा बच्चों जो अगली प्रॉपर्टी होगी बच्चों, 8वीं प्रॉपर्टी, वो क्या होती है जरा उसको भी देख लीजिए आप। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, इस थ्योरम का यूज होता है इस प्रॉपर्टी में। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर का मॉडुलस पूछ रहा तो हम उससे कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस की पावर n। इस पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे और ये क्वेश्चन आएंगे भी अभी। ठीक है, ये 8वीं प्रॉपर्टी थी बच्चों। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आपकी 9th प्रॉपर्टी हो जाएगी, 9th प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी बच्चों, अगर Z1 ठीक है और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका दोनों का मॉडुलस हो रहा है। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल मॉडुलस इसको दे सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। शर्त इसकी ये रहती है बच्चों कि जो मॉडुलस ऑफ Z2 है आपका, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप ऐसा इंडिविजुअल इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो 10th प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, इनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है 2-3 बार। ठीक है, जो ट्रिक आप देखते हैं जो बनती हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टी से ही बनती हैं भाई। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आपको बाय रूल जाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस या माइनस में आ रहा है तो आप इसे कह सकते हैं प्लस माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लेता है वो, Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा जो है 11th प्रॉपर्टी आपकी होती है बच्चों, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा ओनली। ठीक है, प्लस माइनस की तो मैंने बना दी ऊपर, फिर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो इस पे प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये आता है 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर के बराबर ये बच्चों होता है। ठीक है, चलिए बोर तो नहीं हुए आप लोग। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी बस और रह गई हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2, ठीक है, इज स्मॉलर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। और आखिरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों 13 प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉड। ठीक है, इन 2 प्रॉपर्टी को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। वो कई बार ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने वेल ट्रेंड रहना है। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉ कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हैं बच्चों जिनका आपने बहुत अच्छे से यूज़ करना है आने वाले टाइम में, बस आपको इनको एक बार रिवाइज कर लेना है। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मीनिंग है तो उसको देख लीजिए आप। ठीक है, ये मान लो ये कोई आपका, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज। ठीक है, ये है Z ऑफ A, B। तो अगर आप यहाँ से यहाँ इसको मिलाते हैं, इसकी रेडियस जो मैंने बताया था इसे मॉड ऑफ Z कहा जाता है। ठीक है, और सपोज ये डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस आपकी A हो गई है, ये डिस्टेंस आपकी B हो गई है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है, मतलब सीधी बात है, एंगल कितने का बना रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, Z इज इक्वल्स टू में A प्लस आइटा B, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, देन इसका जो एम्पलीट्यूड होता है AMP अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाने एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, B ओवर A। B कौन सा पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट, A कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। ठीक है, इसी को हम थीटा बोल दे रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, या इसी को हम आर्गुमेंट बोल देते हैं।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो डायग्राम मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ से बहुत हिंट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसको आप याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो 2 नंबर आ रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर वो पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा एज वेल एज आंसर देना है, अगर वो सेकंड में तो पाई माइनस थीटा आंसर देना है, अगर वो थर्ड में तो थीटा माइनस पाई आंसर देना है, एंड अगर वो फोर्थ में तो माइनस थीटा आपको आंसर देना है। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी से दिमाग में बिल्कुल फिट कर देना है आपको, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम ये डायग्राम कब यूज होगा, आपको चेक द साइन ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी के साइन चेक करने हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 2,3 है, तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब आपको थीटा आंसर देना है। तो थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स b/a निकलेगा। मान लो मैं इसको कर देता हूँ 2 - 3 आयोटा कर देता हूँ। इस केस में देखो 2 कैसा हो गया पॉजिटिव एंड 3 कैसा हो गया निगेटिव, तो प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको वहाँ क्या देना, माइनस थीटा, मतलब यहाँ आगे माइनस लग जाएगा। इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैं इन चारों केसेस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बच्चों आपको, ठीक है। देखिए जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। मान लो क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, चारों केसेस, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको पूछा जाए फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है। तो जो पहला पूछ दिया आपको, उसने पूछ दिया z इज इक्वल्स टू में 1 है ये, ठीक है, आयोटा नहीं है, 1 + i/√3। दूसरा आपको पूछ दिया गया है z इज इक्वल्स टू में 1 - √3 आयोटा। तीसरा आपको पूछ दिया गया है बच्चों z इज इक्वल्स टू -1 + √3 आयोटा। एंड फोर्थ आपको पूछ दिया गया है z इज इक्वल्स टू में -1 - √3 आयोटा। ये क्वेश्चन एक ही है, बट मैंने इन दोनों एलिमेंटों के साइन चेंज करे हैं ताकि ये इस अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट में जाएंगे, ताकि आप क्लैरिटी से समझ जाएंगे कि एक साइन चेंज होने पे ये किस क्वाड्रेंट में जंप करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में देख लीजिए आप, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z इज इक्वल्स टू में दे रखा है 1 + √3 आयोटा, ठीक है। मैंने आयोटा यहाँ पहले लिख दिया, बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें ये खूबसूरत लगता है इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो a यहाँ कितना है आपका 1 है, और b यहाँ आपका कितना है √3 है। तो आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधे थीटा इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b/a। b कितना था √3/1, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं tan √3 कहाँ पे होता है भाई, कोई tan π/3 पे होता है, और ये प्रॉपर्टी होती है ITF की 60 डिग्री पे होता है ना, तो आंसर आ जाएगा π/3, ठीक है। आप कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि tan √3 कहाँ पे आता है तो π/3 भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा अलग बता दिया, ये भी होता है। देखो पहले का आंसर तो ये आया यहाँ पे, तो एक क्लियरिटी आपको दिख गई होगी, ठीक है। एक मिनट है, ओके। अब जो दूसरा वाला पार्ट है बच्चों इसका, ठीक है, सेकंड पार्ट देख लीजिए आपका। अगर आपको दे दिया गया z इज इक्वल्स टू में 1 - √3 आयोटा दे रहा है, इस केस में a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है आपका -√3। तो देखिए प्लस माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है ये, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये पहुंच गया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको -θ आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे होने वाला है ये। और वैसे भी वो आ जाएगा, देखिए जरा। जब मैं थीटा निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b/a। b कितना है -√3/a कितना है 1, ठीक है। तो ये निगेटिव है, ITF में निगेटिव ये बाहर फेंक देगा, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 हो जाएगा। और √3 कहाँ पे होता है, π/6 पे, तो -π/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा था, z इज इक्वल्स टू में अगर आपके पास है -1 + √3 आयोटा है, ठीक है। इस केस में a का वैल्यू कितना है -1 और b का वैल्यू कितना है आपका √3 है। तो ये हो गया निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हैं, हम चले गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या देना है, π - θ आपको आंसर देना है, ठीक है। ओके, तो π - θ कैसे आंसर देंगे जरा ये देख लीजिए।
सो थीटा तो आप कैसे निकाल रहे होते हैं, मतलब आप ऐसे देंगे ना आंसर पाई, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, ठीक है, √3, ऐसा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका पाई, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स √3 कहाँ पे होता है, पाई/3 पे होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस आना चाहिए क्या, यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि पाई माइनस थीटा कह रहा था ना। सो पाई माइनस थीटा मतलब पाई/3 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये 2π/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट को करेंगे तो फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, z = -1 माइनस का √3 आयोटा। ए की वैल्यू कितनी है, -1 है, बी की वैल्यू कितनी है, -√3 है। दोनों कितने हो गए, निगेटिव हो गए हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर क्या देना है, थीटा माइनस पाई देना है, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं थीटा मतलब tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस का पाई आ जाएगा। √3 कहाँ पे होता है, ये पाई/3 पे होता है, माइनस का पाई, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2π/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड को आप आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत आसान मेथड से भी मैंने ये आपको बताया है बच्चों, ठीक है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगला टॉपिक हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड आप इसे कह सकते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनसे कोई भी प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। सो अगर कहीं ये आ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, एनी रियल पॉजिटिव, यहाँ पे कह देता हूँ एनी रियल पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव का साइन मैंने ऐसे बनाया है, पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों वो आपका 0 होता है, ठीक है। मान लो अगर आपसे पूछा जाए 4 का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 4 + 0 आइटा लिखेंगे ना आप। तो जब आप इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो b क्या हो गया, 0, a क्या है 4, तो tan इनवर्स 0, 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है। तो इन प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन में। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, एनी रियल नेगेटिव नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर होगा कि नेगेटिव नंबर होगा बच्चों, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका पाई होता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ आपसे पूछा जाएगा z - z कॉन्जुगेट, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड होता है बच्चों ±π/2, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इनसे आपको आसानी से क्वेश्चन हो भी जाएंगे बच्चों, ठीक है। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो आप माइनस टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इसे लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप एम्पलीट्यूड ऑफ 1/z भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट अगर आपसे पूछता है तो आपने क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस माइनस ये पाई के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस, इस पे क्वेश्चन आया था एनडीए में, जो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, = में 2 टाइम्स ऑफ k पाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्टली ये 2 पाई नहीं है, ये k है, कोई भी इंटीजर यहाँ हो सकता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पर लिख भी देता हूँ, फॉर प्रॉपर वैल्यू
ऑफ k must be chosen both so that राइट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लाइज इन ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई क्लोज इंटरवल, ठीक है। मीन्स के की वैल्यू आपको इस तरह से चूज करनी है कि जो राइट हैंड साइड है वो इस पाई इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा बच्चों, ठीक है। ओके, उसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट इसमें रह गया बच्चों, 9th पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस अगर आपको दे रहा है ए ऑफ Z1, ठीक है, बी ऑफ Z2 और सी ऑफ Z3, ठीक है, गिवन बाय, इस केस में आप एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/2 ऑफ Z1 Z2 Z3, ठीक है, Z1 बार Z2 बार Z3 बार, ठीक है। जो बार कह रहा हूँ मैं कॉन्जुगेट है भाई, ठीक है। यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर वो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए बच्चों, तो आप इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं बच्चों, विच इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ट्रायंगल whose vertices are the points represented by कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, Z1 Z2 Z3 इज इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल इफ 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू में 0। या आप ये भी कह सकते हैं, इसको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। मीनिंग बता देता हूँ क्या मीनिंग है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ठीक है, ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस आपकी इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्विलेटरल तब होंगी, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या इसकी वर्टिसेस या ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो तब होंगी जब इस कंडीशन को होल्ड करेंगी वो, ठीक है। 1/Z1 माइनस Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, प्लस 1/Z2 सेकंड थर्ड को एंड थर्ड 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये फॉर्म्ड करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज के पार्ट में इतना ही। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।